उन साजिशकर्ताओं को जनता जान रही है, और जो भगदड़ हुई, जो हादसा हुआ, इतना दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, उसको लेकर जो राजनीति कर रहे हैं उनको भी जान रही है। ये हादसा एक घटना थी, ये एक दुर्घटना थी, जिसकी जांच हो रही है, जिसमें साफ होगा कैसे हुआ, क्या हुआ। जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये एक घटना है, परंतु उसको लेकर राजनीति करना, ये वो लोग हैं जो कार सेवकों पर गोली चलाते थे, जिनकी गोलियों से, जिनको ने गोलियां चलाकर सरयू की नदियों को पानी का लाल कर दिया था, उन लोगों को सबक सिखाने का ये उचित मौका है। ये परिवारवाद को सबक सिखाने का मौका है, ये माफियावाद सबको सबक सिखाने का मौका है, ये उन नौटंकीबाजों को सबक सिखाने का मौका है जो जनता मिल्कीपुर की हाथ से जाने नहीं देगी। और ये तय मान लीजिए कि वोट डल चुका है, अब तो नतीजे भर आने हैं। नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं का, ये छोटा हो या बड़ा हो, उनके सबके सुर बदल गए हैं। वो चुनाव आयोग को कोसते हैं, कभी ईवीएम को कोसते हैं, कभी प्रशासन को कोसते हैं। वो अंदर नहीं झांक रहे हैं कि वो किस तरह से राष्ट्र विरोधी होते जा रहे हैं, किस तरह से सनातन विरोधी होते जा रहे हैं, किस तरह से बहुमत के खिलाफ खड़े हैं, किस तरह से वो परिवारवाद को बढ़ाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए ना कि उनके परिवार के कितने लोग सत्ता में हैं, और हर परिवारवाद को बढ़ाने के चक्कर में वो जनता की उपेक्षा कर रहे हैं, जनता के हितों की उपेक्षा कर रहे हैं। ये जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। जनता उनके चरित्र को जान गई है और 14 के बाद से उनको लगातार हरा रही है। और जहां ये बात मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों से समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है, इस बार आने वाले 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता यहां से बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देगी। जिस तरह से कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है, ये समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश होने की दिशा में अशोक यादव जी, जी सर, ठीक है। अशोक यादव जी, देखिए, धर्म की राजनीति का समर्थन तो कोई भी पार्टी नहीं करती है, हम श्योर आपकी पार्टी भी नहीं करती है, लेकिन देखिए, सनातन धर्म का बार बार जिक्र करना, हिंदू धर्म का बार बार जिक्र करना चुनावी रैलियों में, क्या ये गलत नहीं है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक कह रहे हैं कि यहाँ पर सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए कंचन जी, हमारा विरोध क्या है? हमारा विरोध सनातन का व्यापार करने वाली भाजपा से विरोध है, वैचारिक विरोध है। आप ये बताइए कि सनातन के वैसे आप पहले बताइए, धर्म की राजनीति गलत है कि नहीं? देखिए, हमारे देश का संविधान सेक्युलर संविधान है, और देश के संविधान के अनुसार अगर बात किया जाए तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। आप ये मान रहे हैं धर्म की राजनीति गलत है, तो फिर क्यों आपने रैलियों में बार बार हिंदू धर्म, सनातन धर्म का जिक्र किया सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कंचन जी, हम लोगों को एक्सपोज करना था, इनको एक्सपोज करने के लिए आप करें तो एक्सपोज, और कोई पार्टी करे तो वो आपको लगता है कि यहाँ पर वो वोट बटोरने की राजनीति कर रही है, तो ये भी तो गलत है ना अशोक जी। कंचन जी देखिए, इन्होंने कहा कि सरयू का जल लाल करने वाले, कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले, जब आप एक उंगली ऐसे उठाते हैं तो आपके पीछे जो 3 उंगलियां अपने आप उड़ जाती हैं। इनको नहीं पता होगा ना, या पता होगा छुपा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष कौन है? नृपेंद्र मिश्रा जी हैं। वो चीफ सेक्रेटरी थे जब कार सेवकों पर गोलियां चली थी। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? आप इस तरह का अगर दोहरा रवैया अपनाएंगे तो देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है इस बात को। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता था कि आप ये बताइए कि जो तमाम मीडिया कर्मी वहां पे गए, सवाल पूछे, जो पार्टी करना चाहेंगे आज। देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे, और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रही हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल, तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आतिशी, एग्जिट पोल देखकर बीजेपी। तो आप दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को सुन रहे थे, और देखिए, अब आतिशी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही हैं, और वो भी इंतजार कर रही हैं, और दिल्ली की जनता भी इंतजार कर रही है। दिल्ली की जनता के साथ साथ यहाँ देश की जनता इंतजार कर रही है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब किसकी सरकार बनेगी। बहरहाल हम एक बार फिर से अपने गेस्ट के पास चलते हैं, संजय के पास चलते हैं। संजय राणा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय राणा जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, अवनीश जी को भी और अशोक जी को भी। इनकी बातों को सुनकर आपको क्या लगता है? लेकिन हम अगर बात करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं होती है, जैसा आतिशी भी कह रही थी, लेकिन राजनीति धर्म पर जरूर होती है। अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया था कि चुनाव आयोग के ऊपर सफेद कपड़ा चढ़ा देंगे वो।
तो इस तरह की बयानबाजी क्या आपको लगता है कि वोट बटोरने के लिए काफी होती है, जीत के लिए काफी होती है? देखिए कंचन जी, हमारे कभी मित्र ने बोला कि हमारा देश सेकुलर है और सेकुलर देश में किसी धर्मनिरपेक्ष होता है, लेकिन मैं तो इस चीज को मानता नहीं। हमारा अगर देश सेकुलर होता तो हमारे यहाँ पे दो विधान दो संविधान नहीं होते, कोई पर्सनल लॉ नहीं होता और एक पक्ष के लिए कोई बोर्ड ना बना होता, सबके लिए बोर्ड बना होता। कि सेकुलरिज्म का जो एक डोंगा लोगों ने ओढ़ रखा है, इसको उतार के फेंक देना चाहिए। देखिए चर्चा पे ये भी बोला गया कि जो चीफ सेक्रेटरी थे तत्कालीन, उस समय जब से गोली चलाई गई थी, वो आज अयोध्या न्यास के अध्यक्ष है। लेकिन ये बताइए, किसी मुख्यमंत्री के आदेश के बगैर, किसी मंत्री के आदेश के बगैर किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत है कि किसी कार्यकर्ता को हाथ लगा दे? नहीं लगा सकता, तो कम से कम अपने गिरवान में झांक के देख लेना चाहिए। नंबर एक, जहां तक बात हो रही धर्म की राजनीति, देखिए आपको याद होगा 2014 से पहले टोपी लगा लगा कर रोजा अफ्तारी कितनी तेजी से होती थी इस देश में, आपने देखा होगा। हर चुनाव के पहले कहीं ना कहीं बुखारी जी से फतवा जारी हुआ करता था, लेकिन जो आजकल बंद हो चुका है। जहां तक बात हो रही थी सनातन धर्म, देखिए ऐसा है कि अगर सनातन धर्म के आप मानने वाले हो तो 2013 में भी हादसा 13 हो या 24 हो या कोई भी हादसा हो, उसको हादसे की नजर से देखनी चाहिए, लेकिन लास्ट पे कभी राजनीति कतई नहीं करनी चाहिए। 2013 में जो हादसा हुआ था उसमें मुख्यमंत्री का एक जो वक्तव्य था वो देख लीजिए, राज्य के मुख्यमंत्री का वक्तव्य देख लीजिए, वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति दुखी होता है उसके चेहरे पे भी नजर आता है। और व्यवस्थाओं की बात हो रही है कि इतने लोग नहीं आए, आजकल स्कैनिंग सिस्टम, हम तो कहते हैं टीवी पे बातें मत, तो चैलेंज करते हैं। ठीक है कि अगर रोजगार की चर्चा करनी है तो 2017 आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं संजय राणा जी, लेकिन मेरी मजबूरी है कि छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इस ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, इस चर्चा को भी जारी रखेंगे और आपको जानकारी भी देंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे दिल्ली चुनाव पर और मिल्कीपुर सीट पर। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आज की बड़ी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। आज है जनता के फैसले का दिन। कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा मिल्कीपुर उपचुनाव में किसका रंग जमेगा। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनतियां शुरू हो जाएगी। काउंटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 30 राउंड में मतगणना पूरी होगी। मतगणना के लिए 76 कर्मचारी की 19 पार्टी लगाई गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में है। अब देखना है कि आज जनता का आशीर्वाद किसे मिलने जा रहा है। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन आपको न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिखाएगा मिल्कीपुर सीट उपचुनाव के नतीजे जो आज आने वाले। अब से थोड़ी देर के बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे का मुकाबला है यहां पर। अब देखना यह होगा किसके वादे में कितना दम है, मिल्कीपुर की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। अब से थोड़ी देर के बाद चंद्रभानु पासवान और अजीत प्रसाद दोनों की किस्मत का फैसला हो जाएगा और यह पता लग जाएगा कि ये सीट किसके खाते में गई है। यहां से पूर्व विधायक अब सांसद बन चुके हैं। अवधेश प्रसाद यहां से विधायक समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन अब सांसद बन चुके हैं और अब ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे को दी है। बेटे को इस टिकट से, इस सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया, जिस पर समाजवादी पार्टी ने भी भरोसा जताया। थोड़ी देर के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर अजीत प्रसाद या चंद्रभानु पासवान, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, दोनों में से कौन इस सीट पर बाजी मार लेता है। बेहद महत्वपूर्ण ये सीट जिस पर मतदान हुआ है, उपचुनाव हुआ है इस सीट पर। साथ ही आपको यह भी बता देते हैं दिल्ली के चुनावों के भी नतीजे आने हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न किए गए 5 तारीख को और आज काउंटिंग होनी है। वहां पर भी आज भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली में 70 सीटों पर किसकी सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, किसका क्लीन स्वीप होता है, क्योंकि यहां पर तीनों अपने अपने प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। तो दिल्ली के चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण। और मिल्कीपुर से आज आने वाले नतीजे न्यूज 18 आप तक पहुंचाएंगे हम सबसे पहले। काउंटिंग सेंटर से हमारे साथ केबी शुक्ला मौजूद हैं और हमारे साथ बीजेपी ऑफिस दिल्ली से पवन गौड़ मौजूद हैं। तो दोनों के पास जल्दी से चलते हैं और इस समय का अपडेट्स लेते हैं। हम चलते हैं केबी शुक्ला के पास पहले, जो कि काउंटिंग सेंटर से हमारे साथ मौजूद है। केबी शुक्ला जी, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन हवा किस ओर निकल रही है ये अभी कहा जा सकता है। थोड़ी देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे। लेकिन आप बताइए इस समय वहां क्या हलचल है,
थोड़ी देर के बाद इस सीट पर बीजेपी या समाजवादी पार्टी दोनों का में से कोई एक कैंडिडेट जीत दर्ज करेगा। केबी शुक्ला बताइए। देखिए, मतगणना में लगे जो कर्मचारी हैं वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर मतगणना शुरू होगी और फिर 10 बजे के बाद ये रुझान मिलना शुरू हो जाएगा कि कौन सी पार्टी बढ़त ले रही है। हालांकि जिस तरह से दोनों पार्टियों ने तैयारी की थी, जिस तरह से चुनाव लड़ा, जिस तरह से मतदान हुआ, कुल मिला के दोनों पार्टियों ने अपने अपने जीत के दावे किए थे। चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ डटे रहे, कई बार मतलब 6 बार जो उन्होंने दौरा किया, उसके बाद 7 मंत्री को उन्होंने लगा दिया। 7 मंत्री मिल्कीपुर में कैंप करते रहे, 40 विधायक उनके वहां कैंप करते रहे। पूरे मतदान के दौरान, पूरे कैंपेन के दौरान सारे जो भाजपा के विधायक थे, जो मंत्री थे, वो वहां डटे रहे थे। कुल मिला के जिस तरह से तैयारी रणनीति थी भाजपा की, वो आगे बढ़ के आई। ठीक उसी तरह से सपा ने भी अपनी रणनीति तैयार की थी। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और धर्मेंद्र यादव सहित कई नेता उनके प्रचार में उतरे। और जिस तरह से ये जो लोकसभा सीट थी अयोध्या, जो फैजाबाद सीट थी, जब ये भाजपा हारी, अयोध्या के जो सांसद बने अवधेश प्रसाद, वो सीट खाली हुई। और सीट खाली होने के बाद कुछ ऐसे कानूनी पछड़ी पड़े कि 9 सीटों के साथ का चुनाव नहीं हो पाया। जब कानूनी प्रक्रिया से मामला छूटा, उसके बाद इस सीट का, दिल्ली की 7 सीट का फिर ऐलान हुआ। जिस तरह से अब देखा जाए मतगणना का दौर आ गया है। आज दोनों पार्टियों के लिए अहम दिन है। धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कन भी बढ़ती जाएगी। जिस तरह से देखा जाए पूरी तैयारी हो चुकी है। बस थोड़ी देर में जो राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट हैं वो भी मौके पहुंचेंगे और अपने अपने स्थान पर बैठेंगे और अपनी जो उनकी गणना होती है, जो उनके बुक्स होते हैं, उस पर एंट्री भी करते हैं कि मिलान करते हैं कि ईवीएम में कितने वोट पड़े हैं, कितने उनके हैं, कितने और पार्टियों के। हालांकि प्रत्याशी 10 है, लेकिन जो मेन मुकाबला है वो सपा और भाजपा के बीच है। अब देखना ये होगा कि लगभग माना जा रहा है कि 3 बजे के आसपास नतीजा आ जाएगा और 3 बजे के बाद जो नतीजा आएगा तो वो मिल्कीपुर का जो विधायक होगा